Good afternoon. Afternoon to one and all. Am I audible? Hello. Am I audible? Thank you. Well, a good afternoon to one and all, and a very happy Teachers' Day to all the attendees on behalf of Team Abhilasha. It is with great honor that we welcome today's speakers. I welcome our chairperson today, Professor Rakesh Upadhyay, Centenary Chair Professor, Bharat Adhyan Kendra, Banaras Hindu University. I welcome today's speaker, Professor Rajendra Pratap Gupta, author and former member of the Education Policy Committee, Government of India. Before we start, I would like to dedicate a few words to Dr. S. Radhakrishnan, one of the most distinguished scholars of the 20th century. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan's birth anniversary is celebrated as Teachers' Day on September 5 every year since 1962. Radhakrishnan, who served as the first Vice President of India and the second President of India, was honored with knighthood in 1931 and Bharat Ratna in 1954, acclaimed for dedicating his life towards education and improving the standards in the field of education. Dr. Radhakrishnan was nominated 16 times for the Nobel Prize in Literature and another 11 times for the Nobel Peace Prize. Sir S.K. Radhakrishnan has also been the Vice Chancellor of Banaras Hindu University. So thank you for joining, and therefore furthering with the proceedings, I would like Divyanshu to proceed with the welcome speech. Thank you, everyone. Hello, Divyanshu, are you there? Am I audible? Go on, you are audible. शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस वेबिनार में मैं दिव्यांशु सिन्हा आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वेबिनार में हमारे साथ श्री मनोज कुमार शाह, केंद्रीय विदेश संपर्क प्रमुख अयोध्या श्री रामपीठ, श्री वैभव कपूर जी, बीजेपी काशी क्षेत्र, श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, इमेजिंग कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच न्यू दिल्ली, एंड डॉक्टर प्रियनील बासु, IMS BHU। इन सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजेंद्र प्रताप गुप्ता सर और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश उपाध्याय सर भी हमसे जुड़ चुके हैं, और मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर राकेश उपाध्याय सर से इस वेबिनार को संबोधित करें। स्वागत है सर आपका। जी सर, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज चुका हूं सर, आप बोल सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ सभी को नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब? ठीक जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, सभी को सादर प्रणाम करता हूँ और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस सुंदर आयोजन के लिए जो अभिलाषा की टीम है, हमारे मनोज शाह जी उपस्थित हैं, दिव्यांशु जी उपस्थित हैं, इतना सुंदर संचालन कर रहे थे, हमारे रिसर्च स्कॉलर और कोविड में जिन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में बहुत इंस्पायरिंग एंड डेडिकेटेड सर्विस टू द नेशन रेंडर्ड बाय द आवर बिलव्ड प्रियोनील चौधरी जी। मुझे दिख नहीं रहे हैं लेकिन उपस्थित हैं कहीं न कहीं, और सभी जो हमारे सम्मानित हैं, वरिष्ठ लोग हैं, विभोर मोंगा जी दिख रहे हैं, निर्मल जोशी जी दिख रहे हैं, प्रतीक तिवारी जी हैं, सभी को। राजेंद्र जी नहीं दिख रहे हैं, शायद जुड़ जाएंगे या हो सकता है हों, और टेक्नोलॉजिकली अब सब जगह सबको देखना जो है, ये सबका नाम लेना। हाँ, राजेंद्र जी दिख रहे हैं। नमस्कार राजेंद्र जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि कम से कम जिन्होंने एक बड़े डेडिकेटेड वे में एंड फॉलोइंग ए ग्रेट discussion with the all stakeholders for this new education policy। सबसे पहले मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि वो एज ए मेंबर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और जो सारा प्रोसेस है उससे वो गुजरे हैं। लगभग एक 34-35 साल बाद भारत को एक नई शिक्षा नीति मिली है, और लगभग सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
एजुकेशन की फील्ड में जो भारत के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ऐसे सारे बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो भारतीय शिक्षा को लेकर थोड़ा जिनका कंसर्न है, ऐसे सब लोगों ने इस नई शिक्षा नीति का स्वागत किया है। जो शिक्षा नीति भारत को भारत की जड़ों से जोड़ती है, इसके जो बहुत इनहेरेंट और इंस्पायरिंग पॉइंट्स हैं, उसको लेकर के मैं समझता हूँ राजेंद्र जी हमारे बीच में हैं। राजेंद्र जी को मैं बहुत लंबे अरसे से जानता हूँ। उन्होंने इंडियाज पॉलिसी मेकिंग में एज एन इंडिविजुअल और महामना की जो बगिया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, उस परिसर से प्रेरणा लेकर के उनका बड़ा गहरा जुड़ाव रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस पवित्र भूमि से, महामना मालवीय की परंपरा से। तो भारत की शिक्षा को भारत की जड़ों से जोड़ने का ये जो प्रयास है, मैं बस एक उदाहरण ही देता हूं कि हमारे बहुत सारे मित्र थे जिन्होंने जो ग्रेजुएशन कर रहे थे लेकिन किसी कारण से उसको कंप्लीट नहीं कर सके, उन्हें जॉब में जाना पड़ा, उन्हें बिजनेस में जाना पड़ा। उनके मन में तकलीफ थी, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, सक्सेस है, एक लीडरशिप कैपेसिटी है, बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक तकलीफ ये थी कि हम यूनिवर्सिटी सिस्टम में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने बीएससी सेकेंड ईयर करके, बीए सेकेंड ईयर करके और बिना कुछ हासिल किए, फीस भी हमने चुकाई, हमने 2 साल परीक्षाएं भी पास की, लेकिन हमको यूनिवर्सिटी से कुछ मिला नहीं। एज ए टोकन ऑफ थैंक्स मिल जाता, वो भी अच्छा लगता कि हम जुड़े थे, लेकिन नहीं मिला। ये जो दर्द है, वो दर्द इस नई शिक्षा नीति ने दूर कर दिया है। और अब आप ग्रेजुएशन में पढ़ने जाते हैं तो 1 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया आपने, आपका क्रेडिट आपके एजुकेशन बैंक में सबमिट हो जाता है जो यूनिवर्सिटी के पास है। सेकेंड ईयर करके आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आपकी जॉब लग गई या कहीं आपका बिजनेस शुरू हो गया, आपके पास टाइम नहीं है, फिर कभी हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये सुविधा अब तक शिक्षा में नहीं थी, हायर एजुकेशन में। लेकिन अब आप फर्स्ट ईयर करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने इस सब्जेक्ट में 1 साल की पढ़ाई की है, और ये आपको हम सर्टिफाइड करते हैं, डिप्लोमा आपको मिल गया। 2 साल का आपने कोर्स पूरा कर लिया तो आपको एडवांस डिप्लोमा देने का एक प्रोविजन आ गया नई शिक्षा नीति में। 3 साल का कर लिया तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई। लेकिन पहली बार 4 ईयर जो 4 साल का ग्रेजुएशन है, हालांकि बहुत सारे कोर्सेज में पहले से ही आ गया है, जैसे बीए एलएलबी का जो एक थीम है, तो उसमें 3 साल का ग्रेजुएशन और 3 साल का एलएलबी 6 साल लगता है। लेकिन अब 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आ गए हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तमाम यूनिवर्सिटीज में चल रहे थे, लेकिन उसको इंटीग्रेटेड वे में ला करके उसको एक ऑल इंडिया उसका एक फ्रेमवर्क खड़ा कर देना, ये नई शिक्षा नीति ने किया है। अब आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको डिग्री विद रिसर्च, यू आर एलिजिबल टू इनिशिएट योर पीएचडी आफ्टर हैविंग दिस 4 ईयर डिग्री। 3 ईयर डिग्री है, आप जॉब करने चले जाइए। इस प्रकार से एक जो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, ये एक पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबलाइज्ड वे में एजुकेशन को हम देखते हैं, उसका एक ये बड़ा अच्छा नॉर्म्स है, जिसमें हमारा साल बचता है, हमारा श्रम बचता है और हमारे विद्यार्थियों का पैसा भी बचता है। ये एक अच्छी चीज इस नई शिक्षा नीति में हमको देखने को मिली है। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण पहलू है, जो सबने महसूस किया है, कि भाई हमारे गांव और घर में जो भाषा बोली जाती है, जिसमें हमारे घर में बातचीत होती है, जिसको हमारी माँ, दादी, हमारी नानी, हमारे नाना बोलते हैं,
कोई बात नहीं वो बहुत हायर एजुकेटेड हैं कि नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, पर बच्चों के लिए तो सब कुछ है। तो एजुकेशन पॉलिसी में इसका भी बहुत अच्छा विचार हुआ है कि जो हमारे नौनिहाल हैं उनकी शिक्षा हम उनकी भाषा में दें, जिसको हम मदर टंग कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, घर में जो बोली जाने वाली भाषा है। ये एक अच्छी पहल है। और जो आंगनबाड़ी का सिस्टम था, जो कहीं ना कहीं प्राइमरी एजुकेशन से थोड़ा अलग हटकर था, उसको इंटीग्रेट कर दिया है अब। तो जो 3 साल का प्रेप एजुकेशन थी और +2 मिला करके क्लास 1 और 2, तो ये 5 हो गया। तो ये जो 5 साल की शिक्षा है छोटे बच्चे के लिए, उसके बाद उसमें +3 है जिसमें वो 5th कर लेगा, फिर वो 3 है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। दूसरी बात है कि जो एग्जामिनेशंस है, एग्जामिनेशंस फोबिया जो रहता है बच्चों को, उससे भी थोड़ा मुक्ति देने की कोशिश हुई है। और 6th स्टैंडर्ड से जो हमारा जूनियर हाई स्कूल जिसको हम कहते हैं, उस सेक्शन में बच्चों के लिए इंटर्नशिप और खास तौर पर वोकेशनल ट्रेनिंग। हमारी शिक्षा, हम स्कूली शिक्षा लेने के बाद अगर किसी काम लायक नहीं है, हम स्किल्ड नहीं हैं, हमारे पास कोई हुनर नहीं है, कौशल नहीं है, हम अपने परिवार और समाज की जरूरत के लिए एक जॉब ओरिएंटेशन हमारा अगर नहीं बनता है, तो ऐसी शिक्षा एक तरह से, जिसके बारे में हमारे कवियों ने कहा है कि ये शिक्षा लेकर के हम क्या पा रहे हैं, ये तो एक बोझ हो रही है हमारे ऊपर, एक बर्डन है समाज के ऊपर, जिसमें से बच्चों को जमीन से भी कट जाता है, परिवार से कट रहा है, वैल्यूज से कट रहा है, अपने सिस्टम से कट रहा है, अपने परिवेश से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और एक ऐसी दुनिया में आप उसको लेकर चले जाते हैं विदाउट स्किल, जहां वो स्वयं को भी नहीं जान पाता, अपनी प्रतिभा को भी नहीं पहचान पाता, और अपने भविष्य के लिए जो उसको उड़ान भरनी है उसके काबिल भी नहीं बन पाता। लेकिन ये जो शिक्षा नीति है, इसमें 6ठी कक्षा से ही 6th स्टैंडर्ड से they have tried to inculcate the skill education with the ट्रेडिशनल एजुकेशन जो हम देते आ रहे हैं, जिसमें भाषा की शिक्षा है, मैथमेटिक्स की शिक्षा है, गणित की शिक्षा है, संवाद की शिक्षा है, कम्युनिकेशन की शिक्षा है, और उसके साथ साथ बच्चे के लिए स्किल एजुकेशन। मैं एक जगह एक नोट पढ़ रहा था, उसमें था कि जो 6th 7th 8th बच्चे हैं, वो अपना जो ऑलरेडी जॉब में, खास तौर पर स्किल रिलेटेड जो जॉब सेक्टर है उसमें काम कर रहे हैं, उनके साथ रह करके अगर वो सीखते हैं, उस प्रोसीजर में शामिल होते हैं, तो उनको एक तरह से इंटर्नशिप जैसी चीज उनको मिलती है, यानी प्रैक्टिकल उनका काम करते हुए हो जाएगा। हमारी शिक्षा में ये बात रहनी चाहिए थी शुरू से ही कि जो लर्निंग सिस्टम है while doing होना चाहिए, लर्निंग while doing, and simultaneously it should be based on certain amount of earning भी होती है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आज तो दुर्भाग्य से जो हमारा वेस्टर्न अप्रोच है, उसमें बाल श्रम को लेकर के बहुत सवाल उठते हैं। श्रम का सवाल नहीं है, पेड इंटर्नशिप अगर मिल जाए बच्चे को, तो गरीबी से अपने परिवार को मुक्ति के लिए वो रोशनी बन जाता है। अब उसमें वो कहते हैं कि भाई जो इंडस्ट्री है या जो काम है, रोजगार है, उसमें बच्चों का लेबर ठीक नहीं है। ये बात उचित नौकरी में, चाकरी में, रोजगार में नहीं लगाना चाहिए, जो बिजनेसेस हैं उसमें नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है, जो बिजनेस है, उसका जो उसकी जो स्किलिंग प्रोसीजर है, उससे बच्चों को जोड़ा जा सकता है थ्रू द मोड ऑफ इंटर्नशिप। ये संभवतः राजेंद्र जी ज्यादा उसको स्पष्ट करेंगे। ये चीज भी जोड़ने की कोशिश हुई है,
और खास तौर पर एक चीज मैं और देख रहा था कि भाई टोटल बजट का जो है 6% वो शिक्षा पर खर्च होगा। अब वो कैसे खर्च होगा, मैंडेटरी कैसे होगा? लेकिन द टोटल बजट एंड द 6% ऑफ द टोटल जीडीपी, इसके खर्च करने का तरीका क्या होगा, कैसे मैंडेटरी होगा, कैसे बजट में ये प्रोविजंस आएंगे, ये सब चीजें मैं समझता हूँ एग्जीक्यूशन से जुड़ी हुई है। हमारा एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, और जो खास तौर पर जब रेगुलेटरी अथॉरिटी शिक्षा की बन जाएगी, हायर एजुकेशन में जैसे बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, AICT अलग है, UGC अलग है, तमाम संस्थाएं अलग अलग रेगुलेट करती हैं हायर एजुकेशन को, सबको इंटीग्रेट करके एक जगह ला रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन को थोड़ा अलग रखा है। कुल मिलाकर ये शिक्षा, इसमें मूल्यों की भी बात है। बच्चों को अपनी परिवेश से, अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से जोड़ने का पूरा प्रबंध है। और मैं समझता हूं कि नीति अच्छी बन गई है। जो इसमें स्कूल कॉम्प्लेक्स का एक प्रोविजन है, वो भी बहुत अच्छा प्रोविजन है, जिसमें खास तौर पर रूरल बेल्ट में किसी बड़े इंटरमीडिएट कॉलेज को सेंटर मान करके और उसके आसपास के जो स्कूल्स हैं उनको उस कॉम्प्लेक्स से जोड़ दिया जाए। क्योंकि अब बहुत सारे स्कूल हैं, ऐसा बहुत सारा डाटा है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के बेसिक स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, जहां बच्चे नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर से बच्चे निकल करके प्राइवेट सेक्टर में पढ़ने चले गए। अब पहले क्या होता था, प्राइवेट स्कूल अपने नाम के आगे पब्लिक लिखते थे। इस नई शिक्षा नीति ने एक तो HRD मिनिस्ट्री को शिक्षा मंत्रालय किया, और जो पब्लिक स्कूल, जो प्राइवेट एंटिटीज पब्लिक स्कूल का साइन बोर्ड इस्तेमाल करते थे, उस पर भी रोक लगाने की कोशिश की है कि अब आप पब्लिक स्कूल नहीं लिख सकते। पब्लिक स्कूल वही होंगे जो गवर्नमेंट, फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड होंगे, वही पब्लिक स्कूल हैं। तो अब यहाँ बात ऐसी है कि जो पब्लिक एंटिटी है, पब्लिक स्कूलों में खासतौर पर जो रूरल बेल्ट है, वहाँ पब्लिक स्कूलों में मीन्स गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा था, बच्चे जा नहीं रहे थे, क्योंकि इंफ्रा नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाउंड्री नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए सीट का अरेंजमेंट नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, जो टीचर्स के लिए को पढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी नहीं है। तो केवल भाषण देकर के टीचर पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा? तो बच्चों को समझ में आ जाए खेल खेल में कैसे वो सीख ले, उनका लर्निंग प्रोसीजर, उनका जो शैक्षिक अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो खेल खेल में और विद सर्टेन इक्विपमेंट्स यूजिंग द लैब फैसिलिटीज, ये अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा कि कितने स्कूल हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कितने स्कूल हैं जहां 4 टीचर हैं, बच्चे नहीं है, और कहीं पर बच्चे हैं, एक ही टीचर है। तो द स्कूल रनिंग बाय ओनली 1 टीचर, हाउ इज इट पॉसिबल? और अगर वो टीचर छुट्टी लेना चाहे, छुट्टी लेकर चला जाए, तो उस स्कूल का क्या होगा? उस स्कूल में जहां एक टीचर है, अगर उस टीचर के घर में कोई दुर्घटना घट जाए, या उस टीचर के साथ ही उसको कोई डिजीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उस स्कूल के बच्चों का क्या होगा? ऐसे में जो बेसिक स्कूल के ऑफिसर्स हैं या जूनियर हाई स्कूल के ऑफिसर्स हैं, वो तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहते हैं, उनको पता नहीं अब क्या किया जाए। तो ये स्कूल कॉम्प्लेक्स बना करके एक फैमिली पर्सपेक्टिव को रूरल बेल्ट में और शहरी बेल्ट में भी जोड़ने की कोशिश की है, जहां एक स्कूल की फैसिलिटीज, जहां उसको उस कॉम्प्लेक्स में पढ़ने वाले स्कूलों के सभी बच्चे और उनके स्कूल इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इसमें मुझे नहीं पता कि प्राइवेट स्कूल्स को भी शामिल किया है कि नहीं किया है। मैं पढ़ रहा था, शामिल किया है। प्राइवेट स्कूल्स भी के पास पता चला वो पढ़ाते तो अच्छा है, इंफ्रा भी अच्छा है, लेकिन उनके पास फील्ड नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उनका उतना अच्छा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के पास जमीन पर्याप्त रहती है, स्टेडियम है या ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड का इस्तेमाल
प्राइवेट स्कूल के बच्चे कर लें। ये एक प्रोविजन आया है आपस में जो स्कूलों को जोड़ने का, स्कूल कॉम्प्लेक्स के रूप में, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोविजन है। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले 25 सालों में जो हमारे इस पूरे डिस्कशन का पॉइंट है, तो द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स in higher education, then 50% of whole capacity should be registered in the higher education institutes। और उसमें भी देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, सबको एक लेवल पर ला करके रखा गया है और सबको एक रैंकिंग के सिस्टम से भी जोड़ने की कोशिश हुई है। सरकार का जो बजट है वो सबके लिए खुला रहेगा, सरकार का खजाना। प्राइवेट स्कूल्स हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छा कर रही है तो उनको भी पैसा जाए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को जाए, डिपार्टमेंट वाइज जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, इनोवेटिव अप्रोचेज हैं, उसके लिए पैसा जाए। और जो हमारे इंटरमीडिएट स्कूल से निकल करके बच्चे जाते हैं हायर एजुकेशन में, तो एक टारगेट रखा गया है कि जल्द से जल्द इस टाइम पीरियड में 50% बच्चे कम से कम हायर एजुकेशन में रजिस्टर हो जाएं। और जो 100% जो एडमिशन्स हैं, खास तौर पर जो आंगनबाड़ी से और प्राइमरी सेक्टर को जोड़ दिया है, तो इसमें हमारे 100% एडमिशन सारे बच्चों के ये एक अनिवार्यता इसको देने की कोशिश हुई है नई शिक्षा नीति में। तो मैं समझता हूं कि ये 20 वर्ष में आगे, अभी तो 10 वर्ष बाद इसका रिव्यू भी होगा और अल्टीमेटली 2039 तक 2039 तक इस पॉलिसी को इसके फुल फॉर्म में और इसको अपडेट करते हुए, एक्सपीरियंस से एडिशन करते हुए इसको एग्जीक्यूट करने की बात कही गई है। इसमें से बहुत सारे अनुभव भी आएंगे, पर मैं जो इसका भविष्य देख रहा हूं, इसके कारण जो ड्रॉप आउट्स की संख्या है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। अब लोग जो स्कूलिंग से भागते थे किसी भी कारण से, उसकी जो पढ़ाई लिखाई की शैली है, टीचर्स एजुकेशन को लेकर के भी इसमें बहुत अच्छे प्रोविजन है कैसे, और जो परीक्षा प्रणाली है उसको बदलने की बात है। तो ये बदलने से ड्रॉप आउट्स की संख्या घटेगी और बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बेसिक एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक बढ़ेगा, क्योंकि उनको लगेगा हमारा इंटरेस्ट सर्व हो रहा है और हमको लगता है हमने गलत सब्जेक्ट चुन लिया है, कोई ये हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम बीच में उस सब्जेक्ट को छोड़ करके कोई दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ये जो लिबरल आर्ट्स को बढ़ावा देने की बात है, जिसमें म्यूजिक की पढ़ाई और साइंस की पढ़ाई करने का अगर किसी के अंदर कैपेसिटी है, कोई इंटरेस्ट है, वो कर सकता है, वो चूज कर सकता है। जो सब्जेक्ट को हम लोगों ने जो एक उसको बांध रखा था, ये साइंस है, ये कॉमर्स है, ये आर्ट्स है, तो इसके कारण एक इंफीरियरिटी भी आती थी पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी कि अरे भाई ये तो आर्ट्स साइड में पढ़ता है। अरे भाई आर्ट्स क्या साधारण चीज है? आर्ट्स की पढ़ाई एक असाधारण बात है, उसमें जो हाइट है उसको गेन करना ये एक अद्भुत चीज है। लेकिन उसी तरह साइंस भी है, उसी तरह कॉमर्स भी है, लेकिन अलग अलग करने से एक अजीब सा एक मेंटेलिटी क्रिएट हो चुकी थी देश के अंदर, उसको भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने तोड़ दिया है। यानी अब ये एक हार्ड डिवीजन जो था वो नहीं रहेगा। आर्ट्स का बच्चा साइंस भी पढ़ सकता है, कॉमर्स का बच्चा आर्ट्स भी पढ़ सकता है, और जिसको जो सब्जेक्ट पसंद है वो सब्जेक्ट लेकर के अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकता है। ये जो चेंजेस हैं इसका बड़ा जबरदस्त परिणाम साइकोलॉजिकल भी दिखाई पड़ने वाला है, और ये हमारे जो एक तरह से एजुकेशन को जो आउटपुट है, यानी प्रोडक्टिविटी है जो एक एवरेज ह्यूमन की, उस प्रोडक्टिविटी में भी बड़ा भारी बदलाव आना तय है, क्योंकि स्किलिंग भी जुड़ रही है, इंटरेस्ट भी जुड़ रहा है, साइक भी जुड़ रही है। एजुकेशन सिस्टम के बदलाव के कारण जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है हायर एजुकेशन के थ्रू, वो यूनिवर्सिटी से क्या चाहती है, तो एक कस्टमाइज्ड एजुकेशन सिस्टम
सिस्टम क्रिएट करना कि इस इंडस्ट्री को या इस सेक्टर को इस प्रकार के स्किल के बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, तो उसको गढ़ने का काम, उसको बनाने का काम हमारे एजुकेशन सेंटर करेंगे। और जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होगी, उससे बड़ी तादाद में बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा, उनके भीतर की जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको वो निखार सकेंगे। और ये सब कुछ आधारित है एक अच्छे शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। तो शिक्षक की जो ट्रेनिंग है, इस पर हम लोग कितना फोकस कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मैंने जैसा कहा, थ्योरेटिकल चीज बहुत अच्छी है, अब इसके प्रैक्टिकल का समय है, इसको एक रूप देने का समय है। वह रूप देने के लिए बड़ी तादाद में सजेशंस भी चाहिए, आइडियाज भी चाहिए, इनोवेटिव अप्रोचेस चाहिए, और जो उसको एक एक्शन में बदल सके, ऐसे डाउन टू अर्थ एक ब्रेन भी चाहिए जो लिखी बात को, शब्द को रूप में ढाल दे, जो उसको एक आकार दे दे, जो मन में चीज है और जो वर्ड्स में है, वचन में है, किताब में है, उसको एक्शन में जो कन्वर्ट कर दे, ऐसा लीडर भी चाहिए हमको। तो एजुकेशनल लीडरशिप ये भी एक रिक्वायरमेंट होगी, और उसका मैनेजमेंट कैसे होगा मैं समझता हूं, मैं स्वयं जानना चाहता हूं इसके एग्जीक्यूशन के बारे में, एक्शन कैसे लेंगे। तो इस बारे में हमारे राजेंद्र जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनके लिए अपना समय भी समर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। Thank you so much, Rakesh sir. Now I would like to welcome Professor Rajendra Gupta sir as our chief guest speaker. Recently, his book "Your Degree Is Not Enough" has been published by RSS Chief Dr. Mohan Bhagwat sir and Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, Ministry of Education. He is a renowned policy maker. He is a public policy expert who has been contributing to policy making for over a decade. Professor Rajendra Gupta sir is a sought-after policy maker who has been contributed to policy making across governance, health, education, and economy. So I would request Professor Rajendra Gupta sir to kindly address this webinar. Welcome, sir. दिव्यांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा नमस्ते। राकेश भाई ने बहुत अच्छे से शिक्षा नीति के बारे में बता दिया। मुझे लगता है कि मेरे लिए उसके बारे में बोलना भी होगा, लेकिन मैं देख रहा था इस पहले सबसे तो मैं आप लोग को शुभकामनाएं दूं शिक्षक दिवस की। मेरा तो जो अनुभव रहा है, सबसे ज्यादा मैंने स्टूडेंट से सीखा। जब मैं स्टूडेंट था तो खुद सीखता था, लेकिन तब पैसे देने पड़ते थे। आजकल अब जब प्रोफेशनल लाइफ में आ गया तो पैसे भी मिलते हैं और सीखने को भी मिलता है। और विभोर जी यहाँ बैठे हुए हैं। जब मैं शिक्षा नीति का सदस्य था तो मैं बनारस आके, वो तो मेरी जन्मस्थली और मतलब जन्मभूमि रही है, तो मैं वहां पर आके कंसल्टेशन किया। मैंने BHU में किया, सेंट जॉन्स में किया, गोपी राधा में किया। मैं देश में जहां जहाँ गया, आप लोग ने अगर मेरी कोई भी शिक्षा नीति पे लेख पढ़ा होगा किसी भी पब्लिकेशन में, मैंने बड़ा स्पष्टता ये कहा है कि जो इनपुट मेरे को स्टूडेंट्स ने दिए वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स नहीं दे पाए। तो मैं तो उनका हमेशा आभारी रहता हूँ कि वो आज के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे समय के स्टूडेंट से बहुत डिफरेंटली है। और ये शिक्षा नीति उनके लिए बनाई गई है, उनके द्वारा बनाई गई है। और भारत का रूप आगे कैसा होगा ये उनको मालूम है, जो कि शिक्षा नीति में सारी चीजें उनकी नहीं है। मैंने कोई अपनी ओर से चीज नहीं डाली, अपने एक्सपीरियंस रहे हैं वो टैली किए, लेकिन वैलिडेट तो स्टूडेंट्स नहीं किए। तो मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है। मैं जो हूँ बोलने वाला हूँ, भारत के लिए 25 साल क्यों आगे के जरूरी हैं। एज ए स्टूडेंट आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग के लिए भी है। हम लोग को भी वो 25 साल या तो झेलने या फिर बनाने, जैसे भी आप ले लें, लेकिन वो 25 साल भारत के इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है वो भी मैं बता दूं। शिक्षा की बुक के बारे में आप लोग ने बात की, उसके साथ एक और बुक रिलीज हुई थी। मैं एक्चुअली प्रेजेंटेशन है तो ज्यादा आसानी से मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये बुक जो मेरी रिलीज हुई थी, इसका नाम है टफ चॉइसेस एंड हार्ड डिसीजंस, रीबिल्डिंग इंडिया नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो मैं आज जिस पे आपसे बात कर रहा हूँ, जिन विषय पे, वो ये किताब है। मैं किताब के सारे जो पॉइंट्स उनका सार आपको बता देता हूँ और ये क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो हम लोग जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, वो डिविडेंड क्या है।
उस डिविडेंड के साथ एक और चीज है जिसकी लोग बात नहीं करते, वो है डिविडेंड डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा तो नहीं है कि डिविडेंड डेमोग्राफिक जो हमारा है वो हमेशा भारत के साथ रहेगा, एक समय सीमा होगी, हर चीज की समय सीमा होती है। और जब वो डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी रहेगी तो हमारी डेमोग्राफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर बाकी के दो हम लोग ठीक से नहीं निभा पाए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत उपयोग नहीं कर पाएगा। तो आज मैं आपको इसी विषय पे चर्चा करूंगा, और मेरी जैसी भाषा हम लोग की होती है, मैं तो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ा हूँ, तो मैं तो ना तो घर का हूँ ना घाट का हूँ, ना तो अंग्रेजी पूरी बोल पाऊंगा ना तो हिंदी पूरी बोल पाऊंगा, लेकिन इसीलिए मिक्स में आपको बात करूंगा। सबसे पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या, जिसकी हम लोग सब बात करते हैं। एक तो अगर आप भारत में देखें तो एवरेज एज जो इंडियंस की है या इंडिया एज ए कंट्री की है वो 2020 में लगभग 29 साल। दैट मीन्स इंडिया इज अ यंग कंट्री, मतलब देखें तो युवा देश है। इसके साथ एक और बड़ा फायदा हमारे पास दिमाग भी है, बल शक्ति भी है, हमारे पास हाथ भी है, वी हैव हैंड्स एंड वी हैव द ब्रेन्स। और शायद विश्व में किसी भी देश से आप अगर तुलना कर लें तो हम लोग शायद ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं। हम लोग IT से भी अब सोचिए कोविड ने आके इतना कहर बरपाया, लेकिन हम लोग सब जो है टेक्नोलॉजी को यूज करके पीछे नहीं रहे कहीं से भी। आज भी करीब 160-70 लोग जुड़े हुए हैं, सब अपना व्यवस्था कर ही लिए। दूसरा, हमारे पास एज ए कंट्री ज्यादा बैगेज नहीं है। भैया विकसित देश को पकड़ लीजिए जिसकी $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अगर उसे कुछ भी नया करना है संघर्ष करना पड़ेगा, सिस्टम को रोल बैक करना पड़ेगा। हमारे को ऐसा कुछ नहीं करना है। तो उस हिसाब से हम लोग अगर देखा जाए भारत एक बहुत अच्छी स्थिति में है। अब डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी क्या है, वो तो हो गया हमारा डिविडेंड, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिया हैज ए डेमोग्राफिक डिविडेंड बाय इट्स साइड। तो इस पुस्तक में मैंने बहुत से डेटा पॉइंट्स को और रिपोर्ट्स को एनालाइज किया। 2045 यानी कि अब से 25 साल बाद हमारी पॉपुलेशन होगी 170 करोड़ के आसपास, 1.69 बिलियन। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 74.2 ईयर्स हो जाएगी, लोग ज्यादा जिएंगे। और 20% हमारे जो है सीनियर सिटीजन होंगे, वरिष्ठ नागरिक, तो जो करीब 33 करोड़ होंगे। एक बड़ी संख्या है। आप सोचिए जब ये हम वरिष्ठ नागरिक की बात करते हैं, सीनियर सिटीजन्स की, तो हमको उनके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती हैं। क्योंकि ये संक्षिप्त में ही मुझे आपके सामने रखना है तो मैं नहीं जाऊंगा, बुक में मैंने इसका डिटेल वर्णन किया कि मतलब एज ए कंट्री हमें क्या करना होगा। और जो अगली चीज होगी, हर सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। इसका हमने ध्यान रखा है शिक्षा नीति में। हमने प्रयास किया है कि अब शिक्षा ऐसी प्रदान करें कि लोग भविष्य के लिए तैयार हो सकें। लेकिन 25 साल में आप देखेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सब पूरे तरीके से बदलेगा। हमको उन सब चीजों को ध्यान रखना है क्योंकि ये डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी में आता है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड की सुपर पावर कौन है। ये झगड़ा चल रहा है कि वही रहेगा या फिर कोई चाइना जैसा देश भी बनेगा, या चाइना और अमेरिका नहीं बनेगा तो कौन। लेकिन आप इस बात को नहीं रूल आउट कर सकते कि अगर भारत ने सही स्ट्रेटजी अपनाई और जो भारत के युवा हैं, इसमें बहुत से युवा आज इस वेबिनार में अपने मतलब जो शामिल है वो युवा पीढ़ी के हैं, उन्होंने अगर डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी को डेमोग्राफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नजरिए से देखा, तो मुझे लगता है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत सर्वोच्च स्थान पे रहेगा। बात पावरफुल की नहीं है, बात प्रॉस्पेरस की है। उस मामले में भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो 3 चीजें जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें जिन पे मैं बात कर सकता, लेकिन समय के चलते मैं सिर्फ 3 विषयों पे टच करूंगा, और ये सारे मैं आपको डेटा के साथ और प्रोजेक्शंस के साथ बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज हमारे को जो ध्यान देनी है नौकरियों पे। हम जो भी बात कर लें, चाहे एक बढ़िया शिक्षा नीति हो, चाहे भारत की बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे बढ़िया गवर्नेंस मॉडल हो, उसका मुझे कुछ तो आउटपुट देखना चाहिए ना। तो मैं पॉलिसी मेकर हूँ, मैं तो सिर्फ सब चीजें देखता हूँ। सबसे पहली चीज देखूंगा, अच्छा अगर बढ़िया पॉलिसीज हैं तो फिर जॉब्स दिखाइए, मिडिल क्लास की हमारे को ग्रोथ दिखाइए, और अगर हम एजिंग नेशन है तो हमने उसके लिए क्या तैयारियां की। तो अब इन पे हम एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें, ये टर्म्स को मैं बता देता हूं आपको। वर्ल्ड बैंक पूरी जो कंट्रीज हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटता है। एक तो हुआ लोअर इनकम कंट्री, जिसकी
एनुअल जीडीपी पर कैपिटा आती है $1026 के नीचे। दूसरी है लोअर मिडिल इनकम कंट्री जिसमें भारत आता है, उसकी है 1026 से 3995। ऐसे ही हमारा अपर मिडिल इनकम कंट्री और हायर इनकम कंट्री आता है। भारत आज जो है आपकी LMIC में भी आप इसका देखें तो भारत उसके मध्य में आता है। हमारा जीडीपी पर कैपिटा 2019 में 2198 था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होता है कि हमारे लिए हमारे ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। हमको क्या करना आगे, अगर हमको हायर इनकम कंट्री बनना है तो हमारे को जो ग्रोथ चाहिए वो 15.81% पर ईयर चाहिए। और ये मैं कैसे इसको एनालाइज किया ये भी आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए ओपिनियन देना बिना डेटा के वो वैसा मेरा काम नहीं रहता है। तो मैं रहता है कि अगर मैं डेटा कुछ दिखाई देता है तो उसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं भारत की पॉलिसीज को बनाने के लिए। अब भारत के पास ये ऑप्शन है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। मैंने ये सारी चीजें मैंने बुक में कंपेयर करके डाली है, लेकिन क्योंकि हर कोई बुक नहीं पढ़ सकता और जरूरत भी नहीं पढ़ने की, तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में क्या किया है कि बुक के जो डेटा है उसका क्रिस्प समरी आपको दे रहा हूं। भारत आज यहाँ पर है, हम अगर कुछ नहीं करेंगे एज ए कंट्री 3.03% पे ग्रो करते रहेंगे, हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री रहेंगे। अगर हम 6.7, और ये 25 साल का है पूरा, मैंने क्या किया कि आज जो हमारा जीडीपी पर कैपिटा है उसको एवरेज ग्रोथ रेट पर ईयर जो वर्ल्ड का है 3% का है, अभी कम हो गया कोविड के कारण, फिर वापस पहुंचेगा वहां तक। उसको ध्यान में रखते हुए 25 साल के प्रोजेक्शंस देखें कि अगर भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड 25 साल ही रहेगा 2045 तक, तो हम 25 साल में कितना ग्रो करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम युवा देश हैं तभी तक हम मेहनत कर सकते हैं ज्यादा। तो हमको इस पे कैलकुलेशन करना चाहिए। तो मैंने देखा अगर हम 6.32% ग्रो करते हैं एनुअली 25 साल तक, हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री रहेंगे। इतना हमारा जीडीपी पर कैपिटा। अगर हम 6.73 तो मिडिल इनकम हो जाएंगे। 9.77% पे ग्रो किए तो हम वर्ल्ड एवरेज पे पहुंच जाएंगे। आज जो वर्ल्ड का एवरेज जीडीपी पर कैपिटा है वो $11,313। अगर हमको यूरोप की तरह एक समुद्र देश बनना है तो हमको ग्रोथ जो चाहिए लगभग 15% के आसपास चाहिए, चाहे वो आप OECD मेंबर्स देख लो, चाहे आप यूरोप देख लो, 35 से 40 हजार डॉलर पर कैपिटा इनकम। लेकिन अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है और हाई इनकम कंट्री, तो हमको चाहिए 15.81% ग्रोथ पर ईयर। ये पूरा डाटा मैंने कैलकुलेट किया और इस ग्रोथ की ओर हमको अपना ध्यान मोड़ना पड़ेगा। और इसमें आप युवाओं का और हम सब का एक रोल है कि हम लोग जो भी करें हमें एक नेशनल गोल को ध्यान में रख के करना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में अपनी बात कही थी 12 मई को। ये अपनी बुक शायद 7-8 मई को आई थी, मैंने साहब को भेजी भी थी। और सेल्फ रिलायंट इंडिया ही हमारा गोल होना चाहिए। इस बुक की पहली कोट पहले पेज पे वहीं से शुरू होता है कि भारत को सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, और कोविड ने हमको ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है। अब मैं आपको अगला दिखाता हूँ कि 16% लगभग 15.81 और 16 में ज्यादा अंतर नहीं, तो अगर 16 का एवरेज आप मान ले तो 16% ग्रोथ ही क्यों चाहिए। ये भी जरूरी है कि हम सिर्फ एक ही पहलू पे चल के चले कि भैया हमको विकसित देश बनना है, उससे मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ एज ए इंडिविजुअल। मैं कई डेटा पॉइंट्स और आउटपुट देखूंगा। जॉब क्रिएशन की बात करते हैं। मैंने दूसरी बुक लिखी थी योर वोट इज नॉट इनफ, जिसका यहाँ पे नाम है, तो उस पर मैंने करीब 78 करोड़ नौकरियां देश में सृजन करने की योजना के बारे में लिखा था। और उसका नाम ये इसलिए दिया था कि हम और आप अक्सर ये सोचते हैं कि भाई देखो मैंने तो वोट दे दिया, अब ये मोदी जी कर देंगे, ये मोदी जी का काम है, उनको वोट दिया मैंने, अब बीजेपी आई वो काम करेंगे। लेकिन सिर्फ वोट देना काफी नहीं है। उस बुक का यही नाम था, हमारा और आपका काम शुरू होता है वोट देने से पहले। वोट देना जितना जरूरी है उसके बाद भी हमको सरकार की नीति निर्धारण में अपना योगदान देते रहना चाहिए। उस पर मैंने ये एनालिसिस किया था पूरा डिटेल, वर्ल्ड बैंक का डेटा, भारत का डेटा। तो उस पर एक आंकड़ा बड़ा क्लियर आया, अगर 1% जीडीपी ग्रोथ होता है तो भारत में 7.5 लाख नौकरियों को सृजन होता है। उस हिसाब से अगर हम चलें, उस आंकड़े को अगर ले लें, तो जैसे कि भारत को 1 करोड़ 20 लाख नौकरियां हर साल चाहिए, अगर वो हमको चाहिए तो ये आंकड़े हैं सामने। अगर आप 7.5 लाख नौकरियां देखते हैं 1% जीडीपी पे, तो 1 करोड़ नौकरियों के लिए हमको 13.3% ग्रोथ चाहिए जीडीपी। अगर आप ये 1.2 कर देते हैं तो हम 16% चाहिए। अब पिछला आंकड़ा ले लीजिए कि अगर हमको विकसित राष्ट्र बनना है तो 15.8% ग्रो करना है, और अगर हमको नौकरियां क्रिएट करनी है इतनी, तब भी हमें 16% ग्रो करना है। तो हमारे पास एक्चुअली अगर आप देखें तो इस ग्रोथ से नीचे जाने का ऑप्शन है नहीं।
जो मैंने बोला, जैसे कि इतना ही हमारे पास बैंडविड्थ है, मुझे लगता है अगर हम 1.2 करोड़ जॉब्स की बात करें तो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, तो 16% ग्रोथ जीडीपी की हमको सालाना चाहिए, और ये 25 साल तक चाहिए, सस्टेन्ड चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो जरूरी हम लोग के लिए देखना, ये एक ऐसा आंकड़ा है कि आप स्टैंड अलोन तरीके से नहीं दे सकते। भारत में एफडीआई पर कैपिटा $31 का है। मैंने आपसे बात की विकसित देशों की, अमेरिका 766, सिंगापुर 13,929, ऑस्ट्रेलिया। आप देखिए कि जो बड़े देश हैं उनका पर कैपिटा एफडीआई कितना है। अब मैं इसको आपको कनेक्ट करूंगा कि एफडीआई हमारे यहाँ कम क्यों है, उनके यहाँ ज्यादा क्यों है। हमारी पॉपुलेशन तो भाई 135-137 करोड़ पहुंच रही है, उस हिसाब से तो हमारे पास ज्यादा एफडीआई आना चाहिए था, लेकिन एफडीआई उतना नहीं आएगा। उसके कुछ कारण है और वो हमें जानना जरूरी है। अगर हम वो नहीं जानेंगे तो हम उनका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। जो पुस्तक आई टफ चॉइसेस हार्ड डिसीजंस, उसमें उन्हीं चीजों पे चिंतन की गई और एक स्ट्रैटेजी डाली गई। उसका मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। इन डेटाओं को आप देखिए, ये क्या बताते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा, मैंने जनवरी 2020 तक का डेटा लिया, वो लेटेस्ट था जब मैं बुक लिख रहा था अप्रैल में। 5.61 करोड़ क्रेडिट कार्ड हमारे पास है भारत में। तो क्रेडिट कार्ड कौन यूज करता है भाई? जो बहुत ही एफ्लुएंट है या फिर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, जिसके पास कैश नहीं है, वो क्रेडिट कार्ड तो नहीं यूज करता ना। वो वही यूज करेगा जिसको मालूम है आज मैं क्रेडिट कार्ड से पे करता हूँ, बिल आएगा मैं पे कर दूंगा। अगर आप ये नंबर ले लें तो मिडिल क्लास लगभग आपको आइडिया लग जाता है कितना होगा। अगर आप फैमिली साइज भी इसमें डाल दें 5.1 का, तो 5.61 इंटू 5.1 लगभग 22-23 करोड़ के ऊपर नंबर नहीं जाते। फिर भी एज ए पॉलिसी मेकर मैं एक आंकड़े के बेसिस पे इन्फ्लुएंस नहीं निकाल सकता, तो मैंने कई आंकड़ों को देखा। एक दूसरा आंकड़ा है भाई, ये मान ले कि जो मिडिल क्लास है उसके पास 2 पहिया वाहन होंगे, 2 व्हीलर होगा। 2 व्हीलर की लाइफ लगभग 15 साल होती है। तो लेटेस्ट आंकड़ा जो मेरे को मिला अपने परिवहन मंत्रालय से, वो था 13.04 करोड़, 13 करोड़ 2 पहिया वाहन है देश में। ये भी मान लिया जाए कि मिडिल क्लास के पास है, तो इससे भी बाय एंड लार्ज आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मिडिल क्लास हमारे देश में कितनी है। अगर हम एक और पैरामीटर ले लें कि भाई आजकल तरक्की हो रही है, जो मिडिल क्लास है उसके पास 4 पहिया वाहन है, तो ये आंकड़ा आपको बताता है कि 2001 से 2016 के बीच 2.31 करोड़ वाहन अपने पास रजिस्टर हुए इंडिया में। इसमें सारे तरीके के वाहन शामिल हैं, चाहे इसमें टैक्सी हो, आपकी ट्रक हो, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हो, सब इसमें शामिल है। तो ये नंबर इससे काफी कम रहेगा। कुछ लोग के पास 2 भी हैं, 2 व्हीलर्स में भी यही हाल है, कुछ लोग के पास 2 भी हैं। इसका भी अगर आप एवरेज फैमिली साइज से मल्टीप्लाई कर लें 5.1 से 10 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगा। फिर भी हम चाहते हैं कि और आंकड़े देखे जाएं, तो मैंने एक अलग आंकड़ा देखा भाई, एफडीआई देश में कब आता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट देश में कब आएगा। कोई भी कंपनी पैसा तब लगाती है, उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो वो एक्सपोर्ट करेगी, दूसरा यहाँ पे उतनी खपत हो। फैक्ट्री लाने का तभी फायदा है जब यहाँ लोकल खपत हो। इंडिया में 2018 में $42 बिलियन एफडीआई आया। ब्राजील, जो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर है, आप अगर देख ले, अपनी उत्तर प्रदेश की करीब 21-22 करोड़ है, उनके यहाँ $61 बिलियन आया। इससे क्या चीजों का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? ये मान लिया कि ब्राजील एक एबरेशन हो सकता है, तो मैंने और भी कंट्रीज देखी। मैक्सिको, जो कि यूपी से आधी पॉपुलेशन है, उनके यहाँ $32 बिलियन का एफडीआई था, एक स्टेट से आधी पॉपुलेशन वाले का। उसके बाद स्पेन पे आ जाइए आप, जो कि यूपी से 1/4 है पॉपुलेशन में, उसका $44 बिलियन का एफडीआई था। देख लो 42 का, ये 44 का देख लो, और ये 4.6 करोड़। इसको आप इन सब से अगर कर लो तो फाइनली एक ही चीज पे आता। मैंने एफडीआई को डिटेल में स्टडी किया, मैं उतना गहन में इस प्रेजेंटेशन में नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक ब्रॉड आइडिया आपको ये देना चाहता हूं कि अंत में जीडीपी पर कैपिटा और मिडिल क्लास, भारत को इसी पे ध्यान देना है। अगर हम इनकी बाइंग पावर नहीं बढ़ा सकते, हम एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। ना तो हमारे यहाँ एफडीआई उतना आएगा,
और जो FDI आ भी रहा है, भाई इस पर उतनी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम FDI अपने देश में टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर्स में आ रहा है, जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स में नहीं आ रहा है। आप अगर पिछले 6 महीने का FDI ले लें, मैक्सिमम तो आपका जियो में चला गया। जियो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और यही मेरा शुरू में माना था। बुक मैंने लिखी थी, पहले बुक करीब 28 अप्रैल को लिखी थी, तो उसमें जब मैंने आंकलन किया तो मेरा यही स्टेटमेंट था कि जो FDI आता है वो क्विक रिटर्न्स में आता है, जहां पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ऑटोमेशन हो। इससे बहुत से पहलू आपके साफ हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप युवा हैं और आपके आगे 25-30 साल हैं जो नौकरी करके कमाने के हैं, तो ये आपको भारत की एक तस्वीर सामने ला देता है कि हमको फोकस कहाँ पे करना है। हमारी जो लोग कहते हैं ना कि फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी आर स्ट्रांग, अगर हमको फंडामेंटल स्ट्रांग करना है तो हमारे पास एक ही वर्ड है, मिडिल क्लास। उसकी बाइंग पावर हमें बढ़ानी होगी। उसी के बारे में मैंने उस पुस्तक में चर्चा की है। अब आते हैं डेमोग्राफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डिविडेंड हमें मालूम चल गया कि हमारा क्या, हम युवा देश है, हमारे पास मेहनत करने के लिए हिम्मत है, हमारे पास दिमाग है, लेकिन उससे क्या होगा? हमको रिस्पॉन्सिबल भी बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो हम लोग के सोचना है 4 साल का, 5 साल का, कि भाई हम ये कर लेते हैं फिर आगे फिर देखेंगे, उससे देश का कल्याण नहीं हो सकता। हमें भारत के लिए 25 साल, 50 साल ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि भारत कैसा हो। क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, चाहे आप और मैं इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, हर मिनट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। उसके लिए हमको योजना तो चाहिए, और ये योजना 4-5 साल के लिए नहीं हो सकती। जैसा मैंने आपको बताया, 2045 तक हमारे पास करीब 33 करोड़ 34 करोड़ वृद्ध लोग रहेंगे। हमने उनके लिए क्या योजना बनाई है? हमको इन सबको लेके चलना पड़ेगा। हम उस जगह जाके ये नहीं कर सकते कि पेंशन के लिए पैसा नहीं मेरे पास और आपके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है मेरे पास, और अगर उनको आज मुझे स्वास्थ्य रखना है तो उसके लिए मेरे पास क्या कार्यक्रम। योजना लंबे समय की होनी चाहिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। GDP ग्रोथ, जैसे मैंने आपको आंकड़ों के साथ बताया, करीब 16% का हमको GDP ग्रोथ पर ईयर चाहिए। ये चॉइसलेस ऑप्शन है, ये नॉन नेगोशिएबल है। हम जो भी करें हमें 16%, और ये संभव है। ये मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि बहुत असंभव चीज है, सिर्फ ड्रीम रह सकता है, एस्पिरेशन रखता है, ऐसा नहीं है। ये क्वाइट अचीवेबल है और इजिली अचीवेबल है। बाइंग पावर ऑफ मिडिल क्लास, जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की, जब तक हमारी बाइंग पावर नहीं होगी तब तक इस देश में जो पावर टू नेगोशिएट रहती है वो नहीं हो सकती। हमारी नेगोशिएशन की पावर तभी आएगी जब मेरे पास बाइंग पावर हो। आज आपने जैसे देखा, मैंने जितने आंकड़े दिखाए, मिडिल क्लास मेरा मानना है लोअर साइड पे जो है शायद 8 से 10 करोड़ का होगा। बहुत ज्यादा हम उसको अगर खींच दें, 30 करोड़ से ज्यादा मिडिल क्लास हमारे पास नहीं है, जो सही मामले में मिडिल क्लास है। ये बात अलग है कि आज आप मिडिल क्लास की डेफिनेशन देखना चाहें तो आपको $2 पर दिन से 12 लाख रुपए एनुअल इनकम तक को मिडिल क्लास अलग अलग आंकड़े बताते हैं। उसकी डेफिनेशन जो जनरल एक्सेप्टेड टर्म्स मान लीजिए, अगर जो बाइंग पावर के हिसाब से और FDI के हिसाब से, तो उस हिसाब से भी हम लोग 30 करोड़ से ऊपर शायद नहीं है। ये ऐसा मेरा मानना है डेटा को देखते हुए। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये टर्म मैंने कॉइन किया था एक जगह, मैं लेक्चर दे रहा था, तो ऑटोमेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये ऐसी भी बात नहीं है कि फ्यूचर की है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, भारत में टाटा की एक नई गाड़ी आई है हैरियर करके, उसके पूना के प्लांट में 90% के ऊपर ऑटोमेशन हो चुका है। अब जब हमारा देश का अपना एक मैन्युफैक्चरिंग जो जायंट है वो ऑटोमेट कर रहा है, और अब आपको मालूम है कि कोविड के समय बहुत सा इधर उधर लोग गए अपने होम टाउन्स, और लोग चाहेंगे कि ऐसी भाई स्थिति ना है कि फिर हमको प्रॉब्लम हो, तो ऑटोमेशन की ओर झुकाव होगा। ऐसे में मेरा प्रयास है, मैं UN को भी उनसे चर्चा में हूँ कि अपना SDG 18 क्या हम सस्टेनेबल ऑटोमेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऑटोमेशन को हम अंधाधुंध अपनाएंगे तो स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। ये एक फैक्ट है। हमको इस पे एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि ऑटोमेशन किस हद तक करें, उसके आगे हमको रोकना होगा अपने को। ठीक है, उसके बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल है, एफिशिएंसी के हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि सब चीजों को ब्लाइंडली अपना लिया जाए। एक फ्रेमवर्क हमको चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म योजना के तहत, एक डेमोग्राफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जरूरी है। लोग कहते हैं कि जहां दिमाग की जरूरत है वहां पे ऑटोमेशन की कोई टेंशन नहीं है, आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है।
जिसने शिक्षा की बुक पढ़ी होगी, मैंने उस पर उदाहरण दिए हैं। एक कंपनी ने अपने एडवोकेट्स को रोबोट से बदल दिया है। अब रोबोट का काम, एडवोकेट का काम रोबोट करता है, और 2023 तक वो लोग 90% से ज्यादा रोबोट रखेंगे एडवोकेट्स को। एडवोकेट्स आपको मालूम है ज्यादा मेंटल अपनी कॉग्निटिव स्किल्स यूज करते हैं बहस करने के लिए, ये सब। उसके हायर लेवल पे चले जाइए, क्रिएटिव थिंकिंग। लोग कहते हैं कि राइटिंग जो है एक क्रिएटिव चीज है, उसको करने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन सेकेंड लेवल का लिटरेरी कंपटीशन एक जापान के लोग और एक रोबोट ने जीता। ये आपको बता देता है कि ऑटोमेशन का फ्यूचर क्या है। तो हमको इस पे एज आप स्टूडेंट्स जो इसमें जुड़े हुए हैं आज, उनको इस पे चिंतन करना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि अभिलाषा जैसे आपने अपने प्लेटफॉर्म बनाए हैं, और वो भी एक अंडरग्रेड लेवल पे बनाए हैं। इन सब चीज़ों का चिंतन अभी से आप नहीं करेंगे, इन सब के ऊपर अगर आप क्रिएटिव तरीके से काम नहीं करेंगे, तो सभी लोग इसके परिणाम झेलेंगे। तो ये हमारे लिए एक एक्शन पॉइंट बनता है, एक डेमोग्राफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हमको पॉलिसी शिफ्ट क्या चाहिए? उस बुक में मैंने 20 पॉलिसी शिफ्ट बोले, जिनका परम पूजनीय जी ने बोला अभी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो ये 20 चीजें हमें करनी है। तो मैं आपको संक्षिप्त में वो 20 चीजें बता देता हूँ। उनके ऊपर एक एक पे एक चैप्टर है। सबसे पहला, जो हमारे पीएम साहब कर भी रहे हैं, हमारे देश में बहुत सी लॉबीज है, उनके अलग अलग नाम है। वो कहते हैं हम इंडस्ट्री बॉडीज है, तो वो अपने इनपुट ऐसे देते हैं कि उनकी चीजें सुरक्षित हो जाए, उनकी इनकम, उनकी बॉटम लाइन बैलेंस शीट एकदम दुरुस्त रहे, देश रहे कि ना, उसकी चिंता उनको नहीं है। और ये मैं आपको बुक के तरीके से नहीं कह रहा हूँ, मैंने बीजेपी के लिए 2 मैनिफेस्टो लिखे हैं और इस देश के लिए 4-5 नीतियां लिखी हैं। और मुझे मालूम है इन लोग से मैं इंटरेक्ट करता रहा, सुना, लेकिन उनकी चीज मैंने कभी शामिल की है ऐसा नहीं है। मैं उनको मुंह पे कह देता था कि ये देश के हित में नहीं, इसलिए मैं शामिल नहीं करूंगा। इसलिए पहला पैराडाइम शिफ्ट चाहिए, क्राउड सोर्सिंग। और जो अब होने लगा है, आपने देखा होगा कि शिक्षा नीति पे भी 31 अगस्त तक जनता से सुझाव मांगे गए कि कैसे इसका क्रियान्वयन किया जाए। ये हमारे पीएम साहब ने एक बहुत बड़ी चेंज की है। लॉबी हाउसेज आज भी हैं, हमको उन पे नजर रखनी होगी। दूसरा चॉइस हमको देखना पड़ेगा कि हम अभी भी स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कंपनी पे ही निर्भर रहें कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कंपनीज। ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें मैंने उदाहरण दिया है एक देश का, जर्मनी का, जिसके बारे में मैं पिछले 6 साल से लिखता रहा हूं। जर्मनी में 90% से ऊपर एमएसएमई है। 62% ऑफ ऑल जॉब्स, 80% एंड अबव ऑफ ऑल इंटर्नशिप हैपन इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन जर्मनी। और वो एक ऐसा देश है, यूरोप में जब पिछला रिसेशन आया उसको नहीं छू सका। मतलब एकदम क्लियर है, मैंने आंकड़ों के साथ किताब में लिखा है कि अगर हम एज कंट्री ये डिसाइड करते हैं कि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कंपनीज विल बी आवर गोल, इस देश में जो मैं कह रहा हूँ मिडिल क्लास को वो मजबूत करने में सबसे बड़ी पहल हुई। और वही इस देश को ना सिर्फ रिसेशन प्रूफ बल्कि 16% ग्रोथ की तरफ भी ले जाएगा। ये एक बड़ा फैसला है। मतलब दूसरा है, हम लोग जैसे बात करते हैं एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल करने के लिए, हमको उसे एक अट्रैक्टिव बिजनेस भी बनाना पड़ेगा। सिर्फ प्रॉफिटेबल करने से देश में एग्रीकल्चर की तरफ लोगों का झुकाव नहीं होगा। इस पे मैं विस्तार से अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके बहुत से पहलू हैं। मैंने कभी शायद अगली बार बात करने का मौका मिला आप लोग से तो इसमें डिटेल में बात कर सकता हूँ। बुक में इसके बारे में पूरा प्लान मैंने दिया है कि कैसे करना है। दूसरा है, एक बड़ा झुकाव पूरे विश्व में है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। और अभी भी हम लोग जो है साथ में जीएम क्रॉप और केमिकल फार्मिंग की बात कर रहे हैं। भारत में एग्रीकल्चर को बहुत फायदा हो सकता है अगर हम एक नीतिगत फैसला कर लें कि भारत एक ऑर्गेनिक फार्मिंग कंट्री रहेगा। जब पूरा विश्व इसकी ओर घूम चुका है तो हम अपने एग्रीकल्चर को क्यों ना सिर्फ इसकी ओर ले जाए। एक तो सॉइल फर्टिलिटी रहेगी और ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम लोग के पास बहुत ऑप्शन है। ये एक अलग फैसला है जो हमें पॉलिसी में लेना है। तीसरा है लोन वेवर। इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि आंकड़े आपको मालूम है। हम एक बार में 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ का लोन माफ कर देते हैं। बात उस वक्त राहत देने की नहीं है। बात यह है कि ये एक एग्जाम्पल बनता है, एक प्रेसिडेंट बनता है कि हमेशा ऐसी मांग उठेगी और हम चुनाव के समय लोन वेव करेंगे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम जिस मोड़ पे खड़े हैं, हमको ये फैसला लेना पड़ेगा कि हम लोन डेफरमेंट करेंगे, इंटरेस्ट वेवर करेंगे कि लोन वेवर ही करेंगे आगे। अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो कल को एमएसएमई भी हमसे बोलेगा कि अब मुद्रा लोन हमारा माफ कर दो। और अगर किया तो आर्थिक परिणाम भी हमें को झेलने पड़ेंगे। तीसरा है पावर का। एक इस देश के लिए
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। 2045 का मैं पूरा एनालिसिस कर रहा था, अगर हम 16% ग्रोथ चाहते हैं, हमारा डेफिसिट लगभग 40 से 50% के बीच रहेगा। लेकिन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करते हो, कंजर्वेशन की तरफ, तो हम 40% अपना बचा सकते हैं एनर्जी। तो ये एक फैसला जो हमको लेना ही होगा, और मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत बड़ी पहल की इससे। हमारा वर्ल्ड ग्लोबल सोलर अलायंस है, हम लोग रिन्यूएबल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ये एक बड़ा गोल होना चाहिए। और दूसरा है PSU को डाइवेस्ट करने का। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लॉस मेकिंग है उनमें पैसे डालते जाना एक बुद्धिमानी नहीं, लेकिन हमें स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में घोषणा भी अभी कर दी है कुछ हफ्ते पहले, कि हम स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आइडेंटिफाई करके उन पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारा एक गोल होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को हम डाइवेस्ट कर दें जो हमारे लिए कोर नहीं है, वो एक ठीक है। ऑटोमेशन के बारे में मैंने आपसे पहले बता दिया, तो उस पर मैं अभी नहीं बात करता हूँ। और दूसरा है जो हमारा अर्बन सेंट्रिक मॉडल है। अगर हम सही से विकास करते हैं देश का, जो कि फार्मिंग को अट्रैक्टिव बिजनेस बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा सही है, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जनता कंट्री साइड से, अब जैसे मैं बनारस से, मैं कहता हूँ मैं काशी से वाशी आ गया बॉम्बे, ऐसा होना चाहिए कि मैं वापस बोलूँ नहीं यार वहीं पे जाना मेरे को, सब वहां पे सही है और काम तो मैं कर ही सकता हूँ। हमको ऐसा मोड़ना होगा कि अगले 10-15 साल में लोग वापस कंट्री साइड के अंदर। अगर हम ओवर बर्डन करते रहेंगे, मैं शुरू से सुनता रहा हूँ करीब 20 साल से कि मुंबई को शंघाई बना देंगे। मैं तो शंघाई बनते नहीं देखता, बल्कि मैं इसको इटली बनता देखता हूँ कि पानी आता है हर बरसात में, हमारा फ्लडेड हो जाता है। तो अगर मॉडल हमारा सही नहीं होगा तो देश की विकास नहीं हो सकता। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि टैक्स कलेक्शन हम बढ़ाते हैं, फिर हम गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसकी जगह हमको वेल्थ क्रिएशन मॉडल पे जाना पड़ेगा। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एज ए मॉडल डजंट वर्क प्रैक्टिकली, वो होता नहीं है। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी, आप उनकी बैलेंस शीट वो एनालाइज कर लो, किसी ना किसी तरीके से वो टैक्स नहीं देती, वो टैक्स बनाना जानती है। तो ये धारणा की जो बड़ी कंपनीज होंगी हमको ज्यादा टैक्स देगी, फिर हम गरीबों में सोशल सिक्योरिटी देंगे, वो मॉडल नहीं चल सकता। दूसरा जो क्वालिटी पे फोकस है, क्वालिटी और इनोवेशन पे हमें फोकस रखना पड़ेगा। अभी देखिए इनोवेशन में भारत 50वें नंबर पे आई, एक बड़ी छलांग है। मैंने इसका डिटेल में आंकलन किया बुक में, तो आज की डेट में चाइना एक अकेला कंट्री है जो इमिटेटर की तरह शुरू किया, कॉपी करना, बाद में इनोवेटर बन गया। आज एज ए मिडिल इनकम कंट्री वो अमेरिका को कई जगह मात देता है। जो इनोवेशन हब्स होते हैं, अमेरिका के पास 27 हैं, चाइना के पास 16 और भारत के पास 3। और ये आपको अब बता भी देता है कौन इकोनॉमी वाइज कहाँ पर। तो हमको एज ए कंट्री फोकस करना पड़ेगा, ना सिर्फ क्वालिटी पे बल्कि इनोवेशन पे। एक और बड़ी चीज है, इस पे जितनी ज्यादा बात की जाए की जा सकती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। हम लोग आज ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने आज से 55 साल पहले एक रिपोर्ट बनवाई थी, ऑटोमेशन एंड द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। वो मैंने शिक्षा की बुक में उसको डिटेल्स में नोट किया है। वो देश 50-55 साल पहले जो सोच रहा था वो हम आज सोच रहे हैं। उसका फायदा क्या हुआ उसे? उसने स्टैंडर्ड्स बनाए, उनकी कंपनी ने उन स्टैंडर्ड से प्रोडक्ट बनाए और भारत इंपोर्ट करता है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमको वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स फॉर इंडिया चाहिए या इंडिया क्लास स्टैंडर्ड फॉर द वर्ल्ड चाहिए। तो मैं एक अपने अलग रोल में, जहाँ मैं स्टैंडर्ड्स कमेटी का चेयरमैन हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि भारत स्टैंडर्ड्स बनाने में लीड कैसे लेता है। कि अगर स्टैंडर्ड भारत के रहेंगे तो कंपनी भी लीड लेंगी, इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाएंगी। तो ये एक बड़ा शिफ्ट चाहिए हमें कि शुड वी फॉलो स्टैंडर्ड और शुड वी सेट द स्टैंडर्ड्स। इसमें साइंटिस्ट, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट, उनका एक बड़ा रोल है। एक और चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग है, जीडीपी देख के हर कोई खुश हो जाता है। मैं कह दूं 16% जीडीपी हो गया, खुश हो जाइए, लेकिन वही हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। मैंने अपने गल्फ के बहुत बड़े क्या सबसे बड़े भारतीय व्यापारी है, उनके साथ मैंने एडवाइजरी रोल किया। तो मैंने वहां की इकोनॉमी को पढ़ा, देखा जीडीपी तो बहुत ज्यादा है। आप सऊदी का जीडीपी देख लो, बहुत ज्यादा है। और जीडीपी पर कैपिटा कैसे कैलकुलेट होता है? जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। लेकिन वो तो पूरा ऑयल वेल्थ पे बेस्ड है, और ऑयल वेल्थ तो सारी रॉयल फैमिली में। तो जीडीपी इज अ फिगर विच मिसलीड्स यू मोर। तो हमें ऐसे नए आंकड़े लाने पड़ेंगे, एक नया पैमाना डेवलप करना पड़ेगा जिसमें हम जीडीपी पर कैपिटा पे ध्यान दे सकें, जीडीपी पे नहीं। जीडीपी तो बहुत रहेगा देश का 16% पे,
लेकिन अगर उसका फिल्टरिंग इफेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं आया तो पर्पस सॉल्व नहीं करता अपना। इसलिए मैंने एक नया इंडेक्स उसमें सुझाया जो कि कई पैरामीटर्स को इनकॉर्पोरेट करता है, और वो समय आ गया कि हम लोग को करना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस पे पहल की थी करीब 1 दशक पहले, लेकिन उसके आगे वो बढ़ा नहीं। दूसरा है कि हम टैक्सेस रेस करें कि टैक्स पेयर बढ़ाएं। इसके बारे में मैंने उसमें योजना बताई है कि जैसे हम और आप आज टैक्सेस देते हैं, अगर उन टैक्सेस पे आप मानिए कि मैंने करीब 30 साल तक रिटायरमेंट होने तक टैक्सेस भरे, तो मैंने शायद 50 लाख या 1 करोड़ जितना भी टैक्स दिया, और सरकार कहे कि जिस दिन आप रिटायर होंगे 6% आपका टैक्स किया वो हर साल आपको रिटर्न मिलेगा। आप सोचिए उसका क्या वो होगा बेनिफिट। जितने लोग टैक्स नहीं देते आज बोलेंगे यार टैक्स भरो, रिटायरमेंट के बाद तो 6% रिटर्न आना है, लेकिन भारत को क्या फायदा मिलेगा? आज जो मेरे पास पैसे की कमी पड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की, मैं वो पैसे मेरे पास आने शुरू करेंगे, और क्योंकि रिटायरीज कम होंगे और यंग ज्यादा, तो भारत के पास काफी पैसा रहेगा इंटरनल कि वो इन्वेस्ट कर सके, और उसका रिटर्न भी आता है फिर इन्वेस्टमेंट का। तो हमको ऐसी इनोवेटिव योजनाएं लानी पड़ेंगी जिससे कि हम अपने टैक्स बेस बढ़ा सके, ना सिर्फ टैक्स बढ़ाना। अगर हम टैक्स बढ़ाने लगेंगे तो भारत में फैक्ट्री बैठाओ मलेशिया चला जाएगा, बोलेगा लोअर टैक्स, वियतनाम चला जाएगा, सिंगापुर चला जाएगा। तो हमको क्रिएटिवली इन सब चीजों को देखना पड़ेगा अगर हमको भारत को 16% की ग्रोथ पे ले जाना। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, मैंने जैसे आपको बताया कि FPI, FII और FDI जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये सारे लोग टेक्नोलॉजी और हाई रिटर्न पे देखते हैं। तभी सबसे ज्यादा आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में, मैंने करीब आज से करीब मुझे लगता है 10-11 साल पहले एनालाइज किया था, लगभग 11% स्टॉक मार्केट का पैसा FIIs का है। वो आज चाहे स्टॉक मार्केट में गिरा के अपना कैश करके निकल ले और देश में सिक्योरिटी इशू हो जाएगा, क्योंकि हमारी करेंसी गिरी आएगी। हम लोग को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर सही में इन्वेस्ट करना है तो बाहर का पैसा क्यों ले। मैं देखता हूँ कि बहुत सी पार्टनरशिप्स है इंडिया में, मैं भी कुछ के बोर्ड पर हूँ क्योंकि वो भारत और अमेरिका का जॉइंट फंड है, और कुछ जगह देखते हैं इंटेल ने लगा दिया, लॉकहीड मार्टिन ने लगा दिया। हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि गेम क्या है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में गेम बता दूं, मैंने डिटेल में बुक में लिख तो दिया है। इनोवेशन अमेरिका में खत्म हो चुका है, इनोवेशन अब हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, इनोवेशन अब हो रहा है डेवलपिंग इकोनॉमीज में। अब इन लोग ने क्या किया, इंटेल है, लॉकहीड मार्टिन है, इन सब कंपनियों ने छोटा फंड बनाया, उसको पार्टनरशिप कर ली इंडिया की यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी से। अब वो DST पार्टनरशिप हो गई, इंटेल DST, लॉकहीड मार्टिन DST। वो क्या करते हैं, थोड़ा पैसा लगाएंगे, आप एक स्टूडेंट हैं, आप IT में पढ़ रहे हैं, आपके स्टार्टअप में पैसा लगा। अब इंटेल को पहले से मालूम है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो इंडिया में बन रही है कौन सी हैं, और उनका इन्वेस्टमेंट भी है। सपोज आप सक्सेसफुल और पाथ ब्रेकिंग है तो आप जानते हैं फिर भी क्या होने वाला है, वो टेक्नोलॉजी भारत में नहीं रहने वाली, वो इंटेल खरीद लेगा। उनका फ्यूचर तो सिक्योर्ड है, हमारा फ्यूचर अनसर्टन। ये फैसले हमें लेने पड़ेंगे और इनके लिए हमको जागरूक रहना पड़ेगा कि हमको डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट चाहिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और गेम प्लान विदेशियों का क्या है। और ये मैं आपको आंकड़े से बता रहा हूँ, मैं कोई रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं, मैं करीब 35-40 देश घुमा हुआ हूँ, कई कमेटीज और कई कंपनियों पे काम कर चुका हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भारत के लिए क्या हो सकता है। तो जब ये सभी चीज देखे तो मैंने 20 ऐसी चीजें बनाई, पैराडाइम शिफ्ट्स। फिर मेक इन इंडिया, उसके लिए हमें कस्टमर्स फॉर मेक इन इंडिया। जैसे मैंने कहा कि मिडिल इनकम मेरे पास नहीं है, अगर आज कोई कंपनी ला के 5,000 करोड़ का प्लांट भी लगाती है, उसको कस्टमर चाहिए, या तो वो एक्सपोर्ट करेगी या भारत में कस्टमर चाहिए। हमको कस्टमर्स के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि मिडिल क्लास हमको बढ़ानी पड़ेगी। ये तो हो गया अपना। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 2 विषय हैं। क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट था मेरा इकोनॉमी, लेकिन आपको जानते हैं ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ बाद में कितना याद रहता है, उसकी जानकारी थ्योरेटिकल मुझे नहीं है, मैं थ्योरेटिकल इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज पे काम किया है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ आज के समय में हम कहते हैं वो सिर्फ एक मनी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम पैराडाइम लें तो उसमें बहुत सी चीजें आती हैं, उसमें हेल्थ आता है, उसमें एजुकेशन आता है, उसमें हैप्पीनेस आती है, उसमें प्रॉस्पेरिटी आती है, सोशल इंडिकेटर्स आपके सारे आ जाते हैं। तो हमें एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना होगा, ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर। ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। और ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारे PM साहब इस बारे में बोल चुके हैं, तो मेरे लिए बोलना मुनासिब नहीं होगा। और लास्ट ये भी वो साहब कह चुके हैं हमारे 12 मई को, और मेरा भी यही मानना था कि अब इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो है 6 से 8%, 8 से 9%, 25 साल का ही अपने पास समय, तो हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए। इंक्रीमेंटल ग्रोथ से हम भारत का कुछ नहीं कर पाएंगे।
हमें एक्सप्लेनेशन, और जो मैंने 20 उदाहरण दिए वो सिर्फ पॉलिसी शिफ्ट थे। इस बुक में मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में डाली हैं कि इसके लिए प्लान्स क्या हैं। लास्ट में मेरा यही मैसेज है, इसी के बाद मैं समाप्त करता हूँ अपनी बात की। डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमारा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो 25 साल है, इसलिए हम लोग को एक रिस्पॉन्सिबल नेशन रहना पड़ेगा, उसी के हिसाब से हमको चीज़ें बनानी पड़ेंगी। आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ, मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ लोगों के साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ स्कूल जो है वो अपने साथ कई विषयों पे, कई सेक्टर्स में काम कर रहा है और हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने सुना मेरे को, और मेरे से शायद इसमें बहुत सी चीज़ें आपको शायद मतलब उससे आप सहमत ना हो, लेकिन एक पॉलिसी मेकर होने के नाते जिन चीज़ों पे मेरे को डेटा मिला, जिन चीज़ों पे मेरे को अनुभव है, और मैंने लोगों से बातचीत की और प्रैक्टिकल चीज़ों को देखा है पिछले 20-25 सालों में, मैंने सोचा उनको एक पुस्तक के रूप में डाल देना चाहिए। और उसी का हमारे परम पूज्य जी ने 12 अगस्त को अवलोकन किया था। धन्यवाद दिव्यांशु जी, अब आप यहाँ से संचालित करें। दिव्यांशु जी आप सुन सकते हैं? आपने म्यूट पे है। Okay, yes, sir. Yes, sir. Sir, now we will have question and answer session, sir. So we have some questions in the chat box. Can I convey to you? Yeah, please. Okay. First question is from Sumit Maji. Different opposition parties of Tamil Nadu like DMK have requested the Chief Minister of Tamil Nadu Palaniswamy to pass a resolution against new education policy because the new education policy focuses on Hindi and Sanskrit, not on mother languages. What are your views, sir? देखो दिव्यांशु, जो मैं आपको एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमारे भाई साहब बोल चुके, का सदस्य था, लेकिन इसमें किसी पे भी कोई चीज नहीं थोपी गई है। आप उसमें लाइन पढ़िए, उसमें क्लियर लिखा है, स्टूडेंट्स एंड स्टेट्स अल्टीमेटली डिसाइड व्हाट वर्क्स फॉर देम बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो ये एक नॉन इशू है। जो नॉन इशू होता है उसको पॉलिटिकल इशू बनाना बड़ा आसान होता है, तो इसीलिए ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने किया होगा। लेवल की क्रिएटिविटी हो जाती है। हमने तो जिन चीजों पे जोर दिया है वो एक अलग तरीके की है। जहां हम लोग इस शिक्षा को ले गए आर्टिफिशियल बैरियर हटाते हुए भारत को भविष्य को तैयार करने के लिए, जैसा कि पीएम साहब ने हम लोग को मैंडेट दिया था, मुझे लगता है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला में उनको ये बात डालना, उनको पॉलिटिकली रेजोल्यूशन पास करना, वो तो आप कर सकते हैं। वो जो मुझे लगता है ऐसे स्टेट्स हैं जिनको सिर्फ लाइमलाइट में रहना और कोई ठोस मुद्दा नहीं है, वो उनको बनाएंगे। प्रैक्टिकली इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी पे थोपा गया, वो गलत है। दिव्यांशु आप म्यूट पे हो। दिव्यांशु मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। Yes, sorry. There is a next question, sir, from Priyanil Basu, sir. Any space for specialist itinerant teachers?
इसमें बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी है दिव्यांशु। देखो सबसे बड़ी बात, मतलब मैं शिक्षा नीति पे शायद अगर कभी मौका मिले तो आप लोगों से विस्तार में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको थिंकिंग बता सकता हूँ और हमारे स्पेशल पॉइंट बता सकता हूँ। सबसे पहला जो है, इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं उनको आप हायर कर सकते हैं। उसमें कुछ वो भी दिए गए हैं, स्ट्रीम्स भी दिए गए हैं। उसमें एक और लेवल भी दिया गया है कि जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी योगदान देना चाहते हैं, दे कैन कीप मेंटरिंग द, जो 7th 8th में उनको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा इस पॉलिसी का। Sir, another question is from Shashank Tiwari, and he's asking that, sir, what is your view on hemp industry, which is going fast in USA, Australia, Canada, China, etc., and which is not legalized fully in India? So, you know, why I said I don't really draw comparison to those countries, because for them it is economic growth, not economic development. Anything that sells they will sell, anything that can get them taxes they also. वहां हेम्प की बात क्यों कर रहे हैं? वहां तो आप बंदूक भी पैसे देके काउंटर से खरीद सकते हो अमेरिका में। तो वो चीजें अपनी सोसाइटी पे लागू भी नहीं होती। अगर उसके मेडिकल और क्लिनिकल बेनिफिट होंगे तो इट विल बी स्पेशली मेड अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, बट आई थिंक it is too wild to think of India to be, legalizing that in the immediate future. Sir, the next question is from Kumar Avinav. So the question is that how could we approach to the students or institution who are doing innovation, or government should approach to them? Okay, so there are multiple things. I think good that you have this group called Abhilasha. सरकार के कई प्रोग्राम्स हैं। आप सबसे पहले तो DST की वेबसाइट पे जाइए, इनोवेशन के फंड्स हैं। तो ऐसा नहीं है, आप एज ए स्टूडेंट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ मेनी स्कॉलरशिप, इनोवेशन ग्रांट्स। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इज डूइंग लॉट ऑफ वर्क। कुछ बायलैटरल फंड्स हैं, हम लोग ने फंड किए लोगों को वेयर दे हैव इनोवेटिव थिंग, सीड ग्रांट्स। तो बहुत से ऐसी योजनाएं हैं आपको करनी पड़ेंगी, और मुझे लगता है कि HRD भी अब इसमें आएगा कि यूनिवर्सिटी को कैसे जोड़ा जाए इनोवेशन आपसे। लेकिन अभी भी सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाइए, आपको इनोवेशन का जरूर उसमें मिलेगा, क्योंकि हम लोग फंडिंग कर रहे हैं, बायरैक कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है, और जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है दैट विल डू रिसर्च स्पेसिफिकली अक्रॉस सेक्टर्स। तो ऐसा एक संस्था का ढांचा भी बनाया गया है कि हम रिसर्च कैसे इंकरेज करें, इनोवेशन कैसे इंकरेज करें। लेकिन अभी भी वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, उससे पहले भी आपके पास ऐसे बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं जहां आप इनोवेशन के लिए कर सकते हो। Sir, the next question is from Sid, and he's asking that, sir, with the world moving towards automation, if we stay back in manual labor, would we become a costly country for production in the next few years? But Is that all? But if we do move into automation, where will the youth of the country that are in hundreds of millions get work? So that is why I'm saying sustainable automation. I am not opposed to automation. I'm saying you have to make it sustainable. You cannot be blindly following it. अगर कार के स्पीड मीटर में 240 किलोमीटर पर घंटा लिखा होता तो क्या आप 240 पे चलाते हैं? आप तो ट्रैफिक कंडीशंस देख के चलाते हो ना। आज हमारे को अगर 1 करोड़ रोजगार देने हैं, 10 लाख महीने के देने, तो हमको उनको फैक्टर करना पड़ेगा ना। ऑटोमेशन हम कहाँ करें? हम मैकेनिकल प्रोसेस ऑटोमेशन करें, हायर लेवल पे करें, कहाँ पे करें? इसका फ्रेमवर्क हमको बनाना पड़ेगा। आज मैं यूनेस्को में उनकी मीटिंग में 2018 से मैंने बोला है कि आप लोग, और इसकी जो एक फोरम है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, अभी मैं चेयरमैन हूँ उनकी एक कमेटी का, डायनेमिक कोलिशन ऑन इंटरनेट एंड, ठीक है, इंटरनेट से जॉब हो सकती है। मैं उनसे आराम से बोल रहा हूँ कि आपके छोटे देश हैं 5 मिलियन 6 मिलियन, आपकी अगर 5% 6% डिस्प्लेसमेंट होता है तो आपको चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। मेरे देश में अगर 5% डिस्प्लेसमेंट होता है तो आप सोचो कितने लोग जॉब के बाहर जाते हैं। तो उन्होंने फाइनली मेरे को ही बना दिया चेयरमैन कि आप इसका वो देखो। तो हम लोग को इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि हम ऑटोमेशन को किस लेवल पे ले जाएं। ऑटोमेशन की अगेंस्ट, अब जैसे हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन है, इट इज गुड फॉर अस। एग्रीकल्चर में हम ऑटोमेशन को किस लिए यूज करें? क्या हम फार्मिंग को ऑटोमेट कर दें, कि इसे फूड प्रोसेसिंग को ऑटोमेट करें, कि लॉजिस्टिक्स को ऑटोमेट करें? तो हमको ये देखना पड़ेगा कौन सी चीजें ऑटोमेटेबल है जिनको करना चाहिए, कौन सी चीज जिनको नहीं करना चाहिए, कितने जॉब जाएंगी, कितने जॉब्स आएंगी, हमको इसका बैलेंस करना पड़ेगा।
ऑटोमेशन से हाथ मोड़ नहीं सकते, जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसको आप पूरी तरह से भी नहीं लागू कर सकते। So we are running out of time, so we will take only one last question. Sir, the question is that from Pratik Jha. So the question is that what measures can be taken to impart universalization of education augmented with technology at universities level? So there is a national technology forum initiated by this policy, which will act as a hub to disseminate the best practices, the learnings, and even the usage of technology. So I think it has been factored adequately and institutionalized. मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि अगर हम प्रोग्राम और ब्यूरोक्रेट्स पे छोड़ दे तो वो अपनी मर्जी से चलाते हैं। तो जब भी मुझे पॉलिसी लिखने का मौका मिलता है मैं इंस्टीट्यूशनलाइज कर देता हूँ। अगर आप इंस्टीट्यूशन बनाते हो वो परपिचुअली में चलता है, उसको काम करना चाहे राजेंद्र उसका हेड हो, चाहे उसका रजनीश हो, चाहे उसका मनोज हो। तो इसमें एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम जो हमारा, दैट विल टेक केयर ऑफ द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी अक्रॉस एजुकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ प्रैक्टिसेस। तो इसको फैक्टर किया गया। Thank you so much, sir, for being a part of this webinar today. A teacher is a compass that activates the magnets of curiosity, knowledge, and wisdom. A very good evening to one and all present over here. Honorable guest speaker of today's webinar, Professor Rajendra Pratap Gupta, sir. Honorable Chairperson, Professor Rakesh Upadhyay, sir. Respected teachers, professors, and my dear friends. Team Abhilasha wishes you all a very happy Teachers' Day. On this auspicious occasion, Team Abhilasha has successfully organized a webinar on India the next 25 years. For this, I would like to extend my heartfelt gratitude to Professor Rajendra Pratap Gupta sir, former member of National Education Policy Committee, Government of India, for being the guest speaker of today's webinar. Also, I would like to thank Professor Rakesh Upadhyay sir, Centenary Chair Professor, Bharat Adhyayan Kendra, Banaras Hindu University, for being the chairperson of today's webinar. Special thanks to Sri Manoj Shah sir for being a part of this webinar. Lastly, to all the participants, thank you so much for attending the webinar. I hope you all had a great experience. Thank you so much, everyone. Thank you. Namaste. Thank you, everyone. Thank you very much.